ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, देखो हाँ जी। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कोई डाउट लगे तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है, अदरवाइज हाँ माइक ऑफ। ठीक है, देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टीज के बीच में ही होता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। दो और दो से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ सीढ़ियां होती हैं, जैसे कि पहला आप क्या करते हो, प्रॉमिस। ठीक है जी, देखो प्रॉमिस जो होता है वो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं अपने दोस्तों से। जैसे मैं आपके साथ प्रॉमिस करूं कि हम मूवी देखने जाएंगे, मैं टाइम पर ऑफिस आ जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोमिस। लेकिन कहते हैं कि ये जो प्रोमिस होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, कुछ भी कोई एक्ट नहीं, कोई सेक्शन वगैरह कुछ नहीं करा रही हूँ, सिर्फ सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब मान लो कि ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों ने आपस में एक प्रॉमिस किया कि ये दोनों कल सुबह 7 बजे क्या करने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। लेकिन जो बी है वो बहुत ही ज्यादा लेजी है, और वो बोलता कि भाई मैं नहीं आ रहा, उसने मना कर दिया। या फिर मान लो इसने फोन नहीं उठाया, वो सो रहा है। ठीक है, अब ए क्या है बेचारा, वेट करते करते 9 बजे तक अपने घर चला गया। अब आप बताओ, क्या ये जो ए पर्सन है, क्या इसके ऊपर केस कर देगा बी पर्सन के ऊपर कि भाई तू मूवी देखने नहीं आया, चलो केस करता हूँ मैं तेरे ऊपर, कंपनसेशन लेता हूँ? क्या ऐसा होता है? नो। नो। ठीक है, अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक तरीके का प्रॉमिस है। प्रॉमिस है, ऐसा प्रॉमिस है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई आपको कह रहा है, मान लो कि मैंने क्या किया, प्रॉमिस तोड़ दिया, मैंने झूठ बोल दिया। क्या, अब मान लो कि मैंने आपको झूठ बोल दिया, तो क्या आप मेरे ऊपर केस कर दोगे? नहीं करोगे यार, क्योंकि झूठ बोलने का कोई केस होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस तो चलो होती है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज हम समझेंगे, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कह रहा है, ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, पूरी बुक है, पूरा बेयर एक्ट है, कि इसके अंदर जो जो पॉइंट लिखा है वही हम क्या मानेंगे, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कि लॉ के अंदर जो लिख दिया गया है ना, अगर उससे रिलेटेड कोई केस आता है या उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, तो हम कहेंगे कि हाँ, अब हम केस फाइल करेंगे, या हम लोग इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट में जाके। लेकिन अब ये मूवी देखने का प्रॉमिस, झूठ बोलना, ऐसा हम कोई केस नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि भाई कोर्ट इतना फ्री थोड़ी है हमारे लिए कि वो देखता रहेगा कि कौन किसके साथ दिल तोड़ रहा है, किसका दिल तोड़ रहा है, क्या मूवी देखने नहीं जा रहा है, चलो भाई आ जाओ केस कर लो। ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि प्रॉमिस क्या होना चाहिए, ऐसा प्रॉमिस होना चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ये जो मूवी का एग्जाम्पल है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये सिर्फ प्रॉमिस रहेगा। लेकिन अब हमें प्रॉमिस से क्या बनाना है, एग्रीमेंट बनाना है। प्रॉमिस से हमें अब क्या बनेगा, एग्रीमेंट अब हम बनाएंगे। तो क्या है ना कि अगर ये हमारा प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तो ही क्या बन जाएगा, फिर ये एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए और बी पर्सन ने, दोनों ने क्या किया, एक प्रॉमिस किया। ये प्रॉमिस किया कि ए पर्सन बी पर्सन को 500 रुपए देगा, और बी पर्सन ए को इसके बदले में क्या देगा, एक वॉच देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कुछ लेन देने का काम कर रहे हैं। अब मान लो कि अगर बी अब मुकर जाए, पैसा ले लिया, अब बी बोले मैं नहीं दे रहा भाई वॉच, अब यहाँ मुकर गया, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो आप कोर्ट में जाके कह सकते हो कि भाई इसने मेरे से पैसा लिया है और मेरे को वॉच नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इतना क्लियर है कि क्या चीज इन्फोर्सेबल है, क्या नहीं है? यस मैम। हम्म। अब हाँ, अब मान लो कि ये जो चीज है, ये जो अभी मैंने एग्जांपल पढ़ा, ये इन्फोर्सेबल है। तो जब इनके बीच में प्रॉमिस हो गया, लेन देने का सारा सिस्टम सेट कर लिया, तो वो प्रॉमिस से फिर क्या बना देता है, एग्रीमेंट बना देता है। ठीक है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन शायद 2A है।
2E है, ठीक है। अब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की आप डेफिनेशन देखोगे बेयर एक्ट में तो वही सेम लिखा है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं बेयर एक्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, हर सेक्शन में कुछ मेन पॉइंट होता है, जैसे कि सेक्शन नंबर शायद मैं भूल जाऊं, लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं ये नहीं भूल सकती मैं, क्योंकि मैंने इसी तरीके से लर्न किया कि जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है उसमें क्या आता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ आता है, ठीक है। कह रहा कि एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट ए और बी पर्सन ने लेने देने का काम किया, प्रॉपर प्रॉपर एग्रीमेंट किया, ये 500 रुपए दे रहा है और ये बी पर्सन क्या दे रहा है, वॉच दे रहा है, प्रॉपर एक एग्रीमेंट हो गया। कहते कि ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अब कब बनेगा, अब ये आ गया थर्ड स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट का मेन पॉइंट आ गया कॉन्ट्रैक्ट का। कहते कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, ठीक है, कब बनेगा, जब ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। 5 तरह की कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, 18 साल से बड़ी होनी चाहिए पार्टीज दोनों, ये भी 18 साल से बड़ा हो और ये भी 18 साल से बड़ा हो। दूसरा क्या है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट, मतलब दोनों पार्टीज की, ए और बी पर्सन की क्या होनी चाहिए, मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम जबरदस्ती बंदूक दिखा रहे हैं तेरे को मार देंगे वरना हमें पैसे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन, मतलब ए पर्सन इसे 500 रुपए दे रहा है तो ये कंसिडरेशन, बी पर्सन इसे वॉच दे रहा है तो ये कंसिडरेशन होता है। और उसके बाद हमारा आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये हम लिखेंगे लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कि आप ये जो लेने देने का काम कर रहे हो ये लॉफुल होना चाहिए। अब मान लो कि ए पर्सन बी पर्सन को कुछ 10,000 रुपए देता है और कहता है कि तुझे क्या करना है, ये जो ड्रग्स हैं ये इसके इसे बेचना है, तो ये गलत काम है। तो कह रहा है कि ऐसे चीजें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ये अभी समझेंगे कि वॉइड वैलिड क्या होता है। फिर लास्ट पॉइंट है नॉट डिक्लेयर्ड void by competent court। competent court कह रहा है कि मान लो ए पर्सन ना बार बार पकड़ा जाता है, ठीक है, ए पर्सन बार बार क्या करता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पकड़ा जाता है बार 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 बार। कोर्ट ने कह दिया, क्या कहा कोर्ट ने, कंपटेंट कोर्ट, ठीक है, इस कोर्ट ने क्या बोला कि भाई अब ए पर्सन कभी भी क्या नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। मान लो इलीगल तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि इलीगल तो वॉइड हो जाता है। मान लो कि ये जो राइस का लेन देने का काम करता है, मतलब चावलों का काम करता है, अब मान लो कि ये राइस का क्या करता है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है, फ्रॉड, ठीक है। अब मान लो कि अब मैं हूँ, जैसे आप मेरे को ऑनलाइन मिले हो, अब मैं आपसे पैसे लेके क्लास ना लूं, ऐसे ही मैं बहुत सारे बच्चों के साथ कर रही हूँ, ठीक है, मेरा केस चला जाता है कोर्ट में, ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है, कोर्ट में मेरा केस चला जाता है, तो अब कोर्ट क्या कहेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है अब ये क्या नहीं कर सकता, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि ये क्या कर दिया गया, डिक्लेयर, अगर तो आपको डिक्लेयर कर दिया गया कि आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आप नहीं करोगे। लेकिन अगर कोर्ट ने बोला, अगर या कोर्ट के द्वारा ऐसा डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, एसेंशियल है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस मैम। नो मैम, क्लियर हो गया। ये है हमारा सेक्शन नंबर 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन नंबर 10 हमारा यही सारी बातें करता है कि ऐसा मेजर होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। बस ये डिक्लेयर वाला थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है कि इसमें क्या है। बस ये है कि कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर ना हो कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
अब समझते हैं कुछ अलग। अब हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यहाँ तक क्लियर है ना सेक्शन नंबर 10 तक? तो बस मतलब एक ही सेक्शन यस अभी कराया, सेक्शन नंबर 10। हाँ जी अब हाँ ये जी। मैंने बता दिया एक बार कि जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या होता है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो अब ये क्या बन सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा जो जो मैंने बताई है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट 4 तरीके का होता है, ठीक है। यूजुअली जो टीचर्स होते हैं वो 3 तरीके का बताते हैं, लेकिन 4 तरीके का होता है। एक होता है वैलिड, दूसरा होता है वॉइड, तीसरा होता है वॉइडेबल, और लास्ट होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल आते हैं ड्रग्स वगैरह, जो गलत काम करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। अब समझते हैं वैलिड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब होगा जब सेक्शन नंबर 10 फुलफिल हो जाएगा, जब आप सारी ही कंडीशंस को क्या कर दोगे? फुलफिल कर दोगे, उसे कहा जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड, मान लो कि आप किसी माइनर के साथ क्या कर लो, किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब मान लो कि मैं 12 साल की बच्ची हूँ, आप मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो वो वॉइड है। इसे क्या कहा जाता है? वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। हाँ, स्टार्टिंग से ही क्या है? गलत है। स्पेलिंग देख लेना, शायद गलत लिख दिया। अब ये कह रहा है कि वॉइड है अगर आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी जो कि सेक्शन नंबर 10 में बताई गई, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और वॉइड एग्रीमेंट हमारे कौन से सेक्शंस में बताए गए हैं? सेक्शन नंबर 23 टू 30, ठीक है। ये सारा आपको ऐसे एज इट इज याद होना चाहिए जैसे मुझे है, एज इट इज आपको हर सेक्शन लर्न होना चाहिए, ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं लिखना, कभी भी नहीं, कभी नहीं बोलना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वही बनता है जो बिल्कुल सही होता है, जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। यहाँ लिखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल थोड़ा घुमाने वाला चीज है। वैलिड पता लग गया कि आपने फुलफिल कर दी सारी कंडीशंस तो सही है। वॉइड का मतलब आपने फुलफिल नहीं किया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मो दास का केस है। ईयर मेरे को याद नहीं है, ठीक है। ये काफी अच्छा केस है। इसके अंदर क्या होता है कि एक लैंडलॉर्ड होता है, वो किसी माइनर बच्चे के साथ ना वो कर लेता है, उसे पैसा दे देता है ब्याज पर। कितने पैसे देता है? आई थिंक 20,000 रुपए कुछ इस तरीके से देता है, 20 पता नहीं 12,000 रुपए देता है। और ये माइनर होता है, लेकिन ये क्या करता है? इसे झूठ बोलता है। इसे क्या झूठ बोलता है कि भाई मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो 21 साल का हूँ। और लैंडलॉर्ड इसे पैसे दे देता है और कुछ गिरवी वगैरह भी नहीं रखवाता, कहता कि मेरे को ब्याज चाहिए साथ के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है? एक थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन आकर ना इसे बताता है कि ये जो जिसके साथ तूने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, पैसे का लेन देन किया है, वो छोटा बच्चा है। और इसकी मदर भी, इसकी मदर को थोड़ा शक होता है, ये मतलब मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें, कि मदर भी आकर इसे कह देती है कि ये तूने, जो मेरा बच्चा है वो छोटा है, तूने इसे पैसे क्यों दिए? कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मेरे को प्रॉपर लर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है यहाँ पर? मेन पॉइंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है। काफी अच्छा केस था ये। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता, लैंडलॉर्ड गया, कहता कि सर मेरे ना बस पैसे दिलवा दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो जहां पर बात आ गई माइनर की, हमेशा याद रखना, चाहे कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे बीएनएस है, चाहे बीएसए है, कहीं पर भी बात आ गई माइनर की, तो कोर्ट हमेशा माइनर का साथ देता है, हमेशा, जो 18 साल से छोटा होता है। और कोर्ट ने क्या कहा कि सर जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, आपको 1 रुपया भी नहीं दिलाया जाएगा। क्योंकि क्योंकि जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसी को 20,000 रुपए दे रहे हो, तो क्या आपने इतना भी कोशिश नहीं किया कि मैं उसके बारे में पता करूं कि वो छोटा है या बड़ा है? तो कह रहा है कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और इसमें ऐसी ही जजमेंट दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि लैंडलॉर्ड को कोई भी कंपनसेशन डैमेजेस कुछ नहीं दिया जाएगा। ये माइनर को भी कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। अगर वो बड़ा होता फिर तो कोई बात ही नहीं थी। क्लियर है ये केस? यस मैम।
और ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसे लेटर के द्वारा बताता है, आकर नहीं, लेटर लिख कर बताएगा कि वो छोटा बच्चा है। मेरे नोट्स में मिल जाएगा ये केस। ठीक है, अब आते हैं वॉइडेबल पे, लास्ट टॉपिक है, बाकी कल करेंगे। अब है वॉइडेबल, ध्यान से समझना। वॉइडेबल बच्चों को काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता कि इसमें वॉइड है या वैलिड है। वॉइडेबल का मतलब है 50-50। ठीक है, 50-50। जैसे कि एग्जाम्पल क्या लें, मान लो कि ए पर्सन क्या करता है, बी पर्सन के साथ फ्रॉड करता है। फ्रॉड करता है, उसे बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मेरे को क्या कर दो, वॉच दे दो। ये बेचारा वॉच दे देता, भला इंसान, और वो पैसे देता नहीं है, मतलब फ्रॉड कर दिया एक तरीके से, झूठ वगैरह बोलकर किसी भी तरीके से फ्रॉड कर दिया। या फिर आपने क्या कर दिया, कॉर्शन, इसमें यही वर्ड लिखा है कॉर्शन, थ्रेट वर्ड नहीं लिखना है। थ्रेट का मतलब भी डराना धमकाना होता है, लेकिन वर्ड हमें इसमें कॉर्शन ही लिखना है। कॉर्शन का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, ए पर्सन मान लो बी पर्सन को डरा रहा है, धमका रहा है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है या घर है, ये घर है, इसे क्या कर दे, मेरे नाम कर दे 50 लाख रुपए में, अदरवाइज मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दोनों में हो गया। ये वाला भी हम नहीं देखते, ये वाला देखते, कॉर्शन वाला। कह रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, ए पर्सन बोल रहा है मेरे को 50 लाख रुपए दे, और नहीं, ये कह रहा है कि मेरे को घर चाहिए, क्या चाहिए, मेरे को घर चाहिए, 50 लाख रुपए में दे दे, मैं तेरे को 50 लाख दे रहा हूँ, तो मेरे को घर अपना दे दे, साइन वगैरह कर दे। अब बी क्या करता है, बेचारा डर जाता है, बहुत ज्यादा डर गया, और बी पर्सन ने क्या कर दिए, साइन कर दिए और घर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, ए पर्सन ए पर्सन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो बिल्कुल सही था। और अगर हम देखें, ए पर्सन ने उसे पैसे दिए हैं 50 लाख रुपए, लेकिन उस जो उसका घर है उसकी वैल्यू से बहुत कम पैसे दिए हैं, पैसे तो दिए हैं, और बी पर्सन ने साइन भी किया है। तो दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया गया, लेकिन कमी क्या है, यहाँ पर उसकी फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। तो कह रहा है, अब ये बी पर्सन की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही नहीं है, यही है। अब देखो इसके पास क्या ऑप्शन है, ए पर्सन क्यों ही कोर्ट जाएगा, क्योंकि ए पर्सन की क्या है, गलती है। तो जो ये बी वाला पर्सन है ना, ये क्या करेगा कि अब इसके पास दो ऑप्शंस है, हमेशा याद रखना, दो ऑप्शंस होंगे इसके पास। या तो ये अपनी किस्मत को रोए कि हाँ भाई मेरी किस्मत में यही था, चलो ठीक है, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, मेरे को फिर मार देगा ये वो, ऐसा। या तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, कंटिन्यू करे। कंटिन्यू करे मतलब केस फाइल ना करे, सिंपल बात, वही खत्म। तो अगर केस फाइल नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वैलिड। अगर इसने केस फाइल कर दिया कि सर इसने मेरे को उस दिन डराया धमकाया और प्रॉपर्टी पे उस पे साइन वगैरह ले लिए मेरे से, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। समझ रहे हो, तो इसी में से, यहीं से, अगर तो उसने केस कर दिया तो वैलिड, सॉरी अगर केस कर दिया तो वॉइड, अगर उसने केस नहीं किया तो वैलिड बन जाएगा। और इसमें हमारी 5 चीजें आती हैं कि किस किस चीज पर आप क्या कर सकते हो, जो हमारा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट बन जाता है। एक है हमारा फ्रॉड, कॉर्शियन, मिसरिप्रेजेंटेशन, एक हमारा है मिस्टेक। मिस्टेक हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है मिस्टेक बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और दूसरी होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। लास्ट हमारा कौन सा रह गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर इन 5 चीजों से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्रॉड किया, कॉर्शन किया, डराया धमकाया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, झूठ बोला, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, कोई गलती कर दी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। और फिर उस पार्टी पे डिपेंड है, जिसका नुकसान हुआ उसके ऊपर डिपेंड है कि वो इसे वैलिड बनाएगा या वॉइड बनाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट, ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम्म, सिंपली मतलब यही बताया ना है कि जब सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए सेक्शन 10 की, तो वो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट, है ना? हाँ बस, और इसमें कुछ नहीं लिखना है, कि जब आपने सेक्शन 10 में जो भी लिखा उसे फुलफिल कर दिया तो कंप्लीट हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में आता तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी सारी कंडीशंस को।
ठीक है, हाँ जी, पेपर में अब मतलब कई बच्चे क्या होते हैं बड़े होशियार कि पेपर में लिख के आ जाते हैं सेक्शन नंबर 10 और उसे हाँ जी, एक्सप्लेन नहीं करते, उसे एक्सप्लेन करना है, हर चीज को ठीक, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, ओके, बाकी हम कल सेक्शन नंबर 1 से डेफिनेशंस वगैरह से सब प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए मैंने हाँ जी, सोचा हाँ जी, कि कोई क्लास कोई बात लेती हूँ। कोई बात